हेलो दोस्तों, मैं आज पुनः आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो 12th क्लास के चैप्टर्स जो कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर है विद्युत धारा, उससे इस वीडियो के जो फर्स्ट पीरियड जो मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें आपने जो पढ़ा था वो था हमारा एक आपने व्हीटस्टोन ब्रिज और एक देखा था आपने जो मैंने स्टार्टिंग पढ़ाए थे वो किरचॉफ्स लॉ थे। उसके बाद में आज मैं आपको मीटर सेतु, जिसे हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं, को पढ़ाऊंगा। आपने जब पीछे जो चैप्टर में पिछले जो हमारा नेक्स्ट टर्म था फिजिक्स का 12th क्लास का, उसमें आपको मैंने किरचॉफ्स लॉ पे एक क्वेश्चन भी कराया था न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो तो सभी आप पूछ सकते हो। ये 12th क्लास में एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जो चैनल पर जो 10th, 12th और 11th के जो क्लास हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अपने बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो जिस बोर्ड में हैं वो जिस सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां से आपको प्लेलिस्ट में अपना सब्जेक्ट अपने बोर्ड के साथ मिलता है, तो आप इस प्रकार अपनी वीडियो को देखें। उसके बाद आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है, ये आप देख रहे हो डायग्राम इसमें बना हुआ है। किस प्रकार डायग्राम क्या वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये देख रहे हो, इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, रचना है। ये रचना जो आप देख रहे हो इसमें, ये रचना क्या है इसकी। सबसे पहले तो मैं आपको इसके सिद्धांत के बारे में बताता हूं। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत होता है, मीटर ब्रिज भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर ब्रिज सेम, और जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो उसी के प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत पर वर्क करता है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने इसमें क्या देखोगे कि इसके द्वारा किसी एक ऐसे अज्ञात प्रतिरोध आपके पास होगा जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात नहीं है। तो उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए आप मीटर ब्रिज का प्रयोग करते हो, यानी कि मीटर ब्रिज द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब हम अज्ञात प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो आपको बताता हूं। सिद्धांत क्या है कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा मीटर सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ये इसका सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं इसके द्वारा। और यह इसकी रचना देखिए, अब जरा रचना क्या होती है। आप देख रहे हो, एक आपके पास एक लकड़ी का फट्टा होता है पूरा, जो आयत के रूप का होता है। उस प्रकार लकड़ी के फट्टे होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके पास एक लकड़ी का फट्टा आपको दिखाई दे रहा है। ये चौको स्प्रेसू होता है, इसके ऊपर लगा होता है एक स्केल, इसमें 1 से लेकर 100 तक के चिन्ह बने होते हैं सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार एक लकड़ी का फट्टा होता है, उस लकड़ी के फट्टे के ऊपर स्केल लगा होता है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। उसके ऊपर एक वायर होता है, आप देख रहे हो ये वायर है एक AB। इस वायर को कुछ नाम दे देते हैं हम। इस वायर को कह सकते हैं हम, ये वायर है आपका A
और बी एक वायर है जिसकी जो लंबाई है वो फिक्स होती है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। ये जो आप लंबाई देख रहे हो ए बी, ये 100 सेंटीमीटर होती है, इसे 1 मीटर ही बोल सकते हैं। आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हो इसमें दो, एक इधर और एक इधर, ये दो एल टाइप पत्तियां होती हैं। ये दो एल टाइप पत्तियां होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका वायर होता है एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटर मेटल का होता है, क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटर मेटल की विशेषता होती है कि वो अपने प्रतिरोध को जल्दी से नहीं गिरने देते हैं, अपने प्रतिरोध जल्दी से चेंज नहीं होने देते हैं, इसलिए मैग्नीन या कॉन्स्टेंटर धातु का वायर ही इसमें प्रयोग करते हैं। अब ये जो देख रहे हो दो एल टाइप की पत्तियां हैं इसमें, इस पत्तियों के ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंटों को जो वायर है हमारा ए बी उससे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में इन पत्तियों के ऊपर दो पेच और लगे होते हैं, उन दोनों के बीच में, इन दोनों एल टाइप की पत्तियों के बीच में एक प्लेन पत्ती आप देख रहे हो। ये जो पत्ती है आपकी, इस पत्ती पे 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। जो लेफ्ट साइड की आप देख रहे हो, ये पत्ती के दोनों पॉइंटों को हमने बीच में एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स होता है। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, जब आप अपने भौतिक की लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि एक बॉक्स होता है, इस शेप में होता है। इस शेप में जब बॉक्स होता है तो उसमें बहुत सारी की बनी होती है, रेसिस्टेंस की। उसमें आपको रेजिस्टेंस निकालते हो और जो लगा देते हो वो रेजिस्टेंस आपको फाइंड हो जाता है। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारी की बनी होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रतिरोध के की होती हैं, वो 10 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 100 ओम, 80 ओम, इस प्रकार की होते हैं उस बॉक्स के अंदर। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आर। दूसरी ओर आप देख रहे हो, ये दोनों के बीच में हम एक आपका अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं एस, जो अज्ञात प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होता है। ये वो अज्ञात प्रतिरोध है एस, जो आपको ज्ञात करना होता है, जो आपको ज्ञात करना होता है। उस अज्ञात प्रतिरोध को हम एस कहते हैं और उसे हम जो है राइट साइड में यहां पर लगा देते हैं। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इस पत्ती जो आप भी देख रहे हो, इसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट में को एक धारा मापी जी, ये एक धारा मापी है आपकी, धारा मापी जी के द्वारा एक इस तार ए बी पर एक पॉइंट होता है सी, यहां पर इसको जोड़ देते हैं। ये जोकी कहलाता है। और जोकी की विशेषता क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार आप ये जोकी शेप में होता है कि हम इस जोकी को इस वायर ए बी, जो तार आई बी है आपका, इस तार पर कहीं भी आगे पीछे खिसका सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये वर्क तब तक करते हैं हम, ये कार्य तब तक करते हैं जब तक कि ये जो जी देख रहे हो धारामापी, इसकी जो सुई है वो बिल्कुल सीधी ना हो जा, यानी कि इसमें कोई विक्षेप ना हो, तब तक हम इस जोकी को इस तार पे आगे पीछे चलाते हैं। ये तार जब आगे पीछे चलाते हैं जोकी को इस तार के ऊपर, जब तक करते हैं जब तक कि इस जी में जो आप देख रहे हो सुई नीडल ये सीधी ना हो जाए, कि इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तब तक ये काम करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, दोनों पत्तियों को एक बैटरी से और एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी से जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना थी जो आप लिख सकते हो रचना। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसका जो क्रियाविधि होती है, जो वर्क करता है वो किस प्रकार वर्क करता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो हम बताते हैं कि वर्क क्या है इसका, उसे थोड़ा आप ध्यान से देखें। इसके बाद में इसका वर्क क्या होता है, किस प्रकार ये वर्क करता है, वो देखना है आपको। आपको क्या देखना है कि सबसे पहले हम जो है ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस की निकालते हैं और रेजिस्टेंस की निकालने के बाद में कुंजी को बंद कर दो। इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स निकालने के बाद में जब कुंजी को आप बंद करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप निकाल कर कुंजी को बंद करोगे, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें आपका जो है ये जो धारा मापी है इसमें डिफ्लेक्शन चालू हो जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, जोकी है इस जोकी को तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं और तब तक खिसकाते हैं जब तक इसमें ये बैलेंस नहीं हो जाती, जब तक ये संतुलित नहीं हो जाती, जब तक इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। अब हम ये मान लेते हैं कि माना
धारामापी में L, ये देख लो आप, मान लो ये L दूरी पे, इसमें कोई विक्षेप नहीं है, L मीटर सेंटीमीटर दूरी पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। इस स्थिति में, इस स्थिति को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की और इस जोकी को हमने तार AB पर आगे पीछे खिसकाया तो एक स्थिति ऐसी आई, एक पॉइंट ऐसे निकल के आता है आपके पास C, और इससे एसो वो जो पॉइंट है आपका वो L डिस्टेंस पे है, L सेंटीमीटर की दूरी पर है, जहां पर इसमें कोई विक्षेप नहीं है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। तो ये मान लेते हैं कि ये जो आपका R और S दो प्रतिरोध हैं, R हमारे पास होता है, S हमें ज्ञात करना होता है, और अब आप इसको देखते हैं हम निकालकर कि ये जो आप A और C दो पार्ट हैं और एक C B, ये दोनों पार्ट एक ही वायर के हैं, एक ही वायर के दो पार्ट हैं, और वायर अगर सेम होता है, मेटल अगर सेम होता है, तो उसके रेसिस्ट, उसका जो आपका एक पढ़ा होगा आपने विशिष्ट प्रतिरोध, उस विशिष्ट प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं होगा, विशिष्ट प्रतिरोध सदैव सेम होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब विशिष्ट प्रतिरोध, जब इस वायर AC जो पार्ट है इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध और जो पार्ट आपका BC है इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध दोनों सेम होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, P और Q जो प्रतिरोध हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे हम, और किस प्रकार निकालते हैं वो आपको देखना है। वो वैल्यू हम L की फॉर्म में निकालेंगे, तो किस प्रकार निकालते हैं वो आपको देखना है। किस प्रकार देखना है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर आप देखते हो हम AC के लिए निकालते हैं प्रतिरोध, तो आपने पढ़ा होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो इक्वल टू RA/L, ये आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी कि इस वायर का भी विशिष्ट प्रतिरोध और इस वायर का विशिष्ट प्रतिरोध दोनों सेम होंगे, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध AC का विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल होता है BC के विशिष्ट प्रतिरोध के। इन दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध सेम होंगे, और यहां से अगर आप रखते हो तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध हुआ आपका, इसका आप देख रहे हो यहां पे जो इसका प्रतिरोध है वो P है, P, और वायर का जो क्षेत्रफल है वो A है, और इसकी लंबाई है आपकी L, इक्वल टू इस पार्ट का आप देखते हो प्रतिरोध है आपके पास Q, और A/L के प्लेस पर है 100 - L। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि A से A आपका कैंसिल होता है, तो P/Q इक्वल आपके पास निकल के आता है L/100 - L, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मिटाता हूं इसको, देखना ध्यान से आप, C इसका बैलेंस पॉइंट है, और बैलेंस पॉइंट पे हम लगाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत आपने देखा था कि P/Q इक्वल है R/S। तो P/Q की वैल्यू आप समीकरण 1 से रख सकते हो, तो समीकरण 1 से
P अपॉन Q का मान रखने पर। तो P अपॉन Q के प्लेस पे आप रखोगे L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। तो S इक्वल टू इस क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा आपका R इंटू 100 माइनस L अपॉन आपके पास निकल के आता है L। तो इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध S के लिए फॉर्मूला है और इससे आप जो है प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, वेस्टर्न ब्रिज का फॉर्मूला होता है जिससे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके कि क्वेश्चन किस प्रकार इसके क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं करके, तो वो ध्यान से देखना आप क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है आपके पास, तो आप देख रहे हो आपके पास एक क्वेश्चन है, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम के साथ होता है। वैसे भी अगर आपका अधिकतर जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं मीटर ब्रिज के, वो डायग्राम के साथ ही दिए होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपके पास गिवन है। तो इस डायग्राम में एक्स और वाई दो प्रतिरोध हैं आपके पास, और कह रहा है यदि संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर हो। ठीक है, यदि संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर है इस पहली स्थिति में, तो देखिए ध्यान से आप, चूंकि संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर है, तो आप देख रहे हो संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर है, संतुलित है, तो आप लगाओगे मीटर ब्रिज का सिद्धांत। आप जानते हो कि P अपॉन Q इक्वल होता है R अपॉन S। तो P के प्लेस पर आपका X है और Q के प्लेस पर आपका Y है, इक्वल टू R के प्लेस पर AD जो डिस्टेंस होती है, AD अपॉन S के प्लेस पर DC। तो X अपॉन Y इक्वल टू AD की जो वैल्यू है हमें गिवन है, जो संतुलन बिंदु है वो आपका 40 सेंटीमीटर पर है। तो AD की वैल्यू है आपके पास 40 और इंटू DC है। टोटल आप जानते हो जो टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल दूरी होती है, ये 100 होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। आपका संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी बचती है, 100 में से 40 को माइनस कर दीजिए। तो X अपॉन Y इक्वल टू 40 बटे 100 में से 40 माइनस करोगे 60, 0 से 0 कैंसिल, 4 अपॉन 6। तो x अपॉन वाई इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार x अपॉन वाई की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 2 अपॉन 3। इक्वेशन फर्स्ट स्थिति में। अब आप इसकी दूसरी स्थिति देखोगे तो दूसरी स्थिति में क्या कहता है, दूसरी स्थिति में वो कह रहा है कि जो संतुलन बिंदु, यदि इस x के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो संतुलन बिंदु जो फिर 40 सेंटीमीटर पर न होकर 60 सेंटीमीटर पर होता है, तब हमें इस x की और इस y की वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्या किया है सेकंड उसमें कि 10 ओम का प्रतिरोध जो है इस x के श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। तो इस नया डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आपके पास इस तरह से निकल के आता है नया डायग्राम। चेक करो ध्यान से कि ये हमने क्या किया कि इस x के साथ में एक और प्रतिरोध जोड़ दिया है, जो कि आपका हमें दिया हुआ है। टोटल जो प्रतिरोध है वो आपका ये x है और ये 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया है। तो उस कंडीशन में वो कहता है कि आप जो है x और y के मान ज्ञात कीजिए। जब ये 10 ओम का प्रतिरोध आपने x के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो उसने क्या, ये जो संतुलन बिंदु है हमारा 60 सेंटीमीटर पर जाता है, यानी कि ये डिस्टेंस अब आपकी 60 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आप जानते हो ये L होती है और ये होती है आपकी 100 माइनस L। तो 100 माइनस L, 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब संतुलन बिंदु चूंकि चेंज हो जाता है और x और 10 जो श्रेणी क्रम में है, तब आपका ये P है और ये आपका Q है,
ये आपका R है, या इसे हम R कह सकते हैं, इसे S, इसे P और इसे Q। तो R अपॉन P इक्वल टू S अपॉन Q। तो R जो है इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि X और R श्रेणी क्रम में है, और आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस X को 10 को आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा निकल के X प्लस 10 अपॉन P। तो P के प्लेस पे आपका X है, Y है सॉरी, और S जो है आपके पास, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, R के प्लेस पे आपका X, और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पे X है, R के प्लेस पे X की वैल्यू है और S के प्लेस पे Y की वैल्यू है। तो X अपॉन P आप इसमें निकालोगे, या आप निकालोगे X अपॉन Y, बट X के प्लेस पे आप लिखोगे X प्लस 10 इक्वल टू S के प्लेस पर आपका आता है ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर। तो X के अपॉन में Y लिखिए, X अपॉन Y प्लस 10 अपॉन Y इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 6 अपॉन 4। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। X अपॉन Y की वैल्यू आप समीकरण 1 से रखो, X अपॉन Y आपका इक्वल है 2/3 के प्लस 10/Y इक्वल टू 3/2। ये प्लस की टर्म में जब राइट में हो तो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो आप देखोगे 10 अपॉन Y इक्वल टू 3/2, और इधर आपको जाएगी माइनस की 2/3। एलसीएम लोगे 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आपको निकल जाएगा 10 अपॉन Y इक्वल टू 9 में से 4 माइनस करोगे 5/6। तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, तो Y की वैल्यू आपके पास 12 ओम निकल के आती है। तो इस प्रकार आपने Y की वैल्यू फाइंड की, जिसकी वैल्यू निकल के आई आपकी 12 ओम। अब इस Y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके X की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जब हम X की वैल्यू के लिए Y की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास निकल के आता है Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपके पास जो समीकरण 1 है X अपॉन Y इक्वल टू 2/3 है। X अपॉन Y के प्लेस पर आप रखोगे 12 इक्वल टू 2/3, तो X इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो 12 दूनी 24/3, और 24 जो है 3 से हम डिवाइड करते हैं तो आपका 8 बार डिवाइड होता है। तो इस प्रकार X की वैल्यू आपके पास 8 आती है और Y की वैल्यू आपके पास 12 आती है। इस प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज के और क्वेश्चनों को भी हम हल कर सकते हैं। आपकी बुक में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को करके देखना, और उसके बाद में अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट या मेरे जो एनसीईआरटी की बुक है उसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं उस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूं। अब जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मेरी जो वीडियो है उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो का आप इंतजार करें।